नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। कांग्रेस ने सेबी की चीफ माधवी बुच को लेकर आज कई नए पर्देफाश किए। 1 सितंबर को ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि 2 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए पर्देफाश किए जाएंगे और आज आरोप लगाया गया कि सेबी की चीफ सेबी की तनख्वाह के साथ साथ प्राइवेट बैंकों से भी सैलरी ले रही थी। यह तो वाकई वाह मोदी जी वाह के जैसा है। सबके साथ ऐसा ही वाह मोदी जी वाह होना चाहिए। सबको सरकार से भी सैलरी मिले और प्राइवेट बैंक से भी सैलरी मिले, फिर तो दुनिया में वाह मोदी जी वाह हो ही जाएगा। इसलिए भारत में बेरोजगारी खत्म हो गई। तभी तो सेबी की चीफ को 3-3 जगहों से सैलरी मिल रही है। अब इस आरोप पर जांच तो होगा नहीं, इस्तीफा तो होगा नहीं। तो आप भी अपने लिए ऐसे ही सपने देखिए, फिर भाषण दीजिए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। घर आकर शाम को टीवी के सामने जोर जोर से हंसा कीजिए, सपना देखा कीजिए, 1 सैलरी सेबी से, 2 सैलरी किसी और बैंक से। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। यह सवाल हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से नहीं उठा था। उसमें जो पर्दाफाश हुआ था वह कम गंभीर नहीं था। सेबी की चीफ का काम है बेनामी कंपनियों की जांच करना। आरोप लगा कि उनका ही अपना एक बेनामी खाता था। उस खाते का संबंध उस फंड से था जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी कर रहे थे। बहुत सारे सवाल उठे, लोगों ने आर्टिकल लिखा, मगर माधवी बुच का कुछ नहीं हुआ। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब यह कांग्रेस का पर्दाफाश है कि सेबी की चीफ रहते हुए माधवी बुच प्राइवेट बैंकों से करोड़ों रुपए की सैलरी ले रही थी। क्या इसे भी सरकार पचा जाएगी? हिंडनबर्ग अगर विदेशी था तो यह आरोप तो विपक्षी दल ने लगाया जो भारतीय है। पर्दाफाश भी कांग्रेस का है। क्या सरकार इसकी जांच कराएगी या फिर किसी और खबर के धमाके का इंतजार करेगी ताकि इस खबर की चर्चा गायब हो जाए? ऐसा हंगामा मचे पहले टेलीविजन गोदी मीडिया में। 2 सितंबर को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। उससे 4 घंटे पहले सुबह 7 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान के घर ईडी की टीम गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो चर्चा यह भी उड़ी कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बड़ी घटना का तूफान पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि गोदी चैनलों को शाम के वक्त कुछ हॉट टॉपिक मिल जाए। ईडी की टीम अमानुतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर ले गई है। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी की खबरें छा गई थी। पहले सेबी की चीफ माधवी बुच पर आते हैं। कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने कहा है कि माधवी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य और निर्देशक रहते हुए आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से करोड़ों रुपए की तनख्वाह प्राप्त कर रही हैं और ई शॉप के माध्यम से भी करोड़ों रुपए कमा रही हैं। यह सीधा सीधा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, क्योंकि सेबी चीफ का पद संवैधानिक माना जाता है। जिस कंपनी से आप सैलरी ले रही हैं, शेयर ले रही हैं, उसके खिलाफ जांच क्या करेंगी, कार्रवाई क्या होगी, क्या क्या फायदा मिला होगा उस कंपनी को, यह सब अनुमान और अटकलों का विषय हो सकता है। पवन खेड़ा आज पूरी तैयारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। पहली इरेगुलरिटी, ये पहला गैर कानूनी काम। आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे साथ साथ। कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख।
और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। पवन खेड़ा ने कहा कि इस पर्दाफाश के बाद किसी भी रेगुलेटर के चीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, माधवी बुच को भी। उन्होंने कहा कि माधवी बुच का दूसरे बैंकों से सैलरी लेना सेबी के एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन के सेक्शन 54 का उल्लंघन है। पवन खेड़ा बकायदा चार्ट लेकर आए थे और बताने लगे कि किस किस वित्त वर्ष में माधवी को आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से सैलरी मिल रही थी और यह सैलरी कितने करोड़ की थी। क्या माधवी बुच अब यह कहेंगी कि वे एक प्राइवेट पर्सन के तौर पर सैलरी ले रही थी? मगर पवन खेड़ा ने दिखाने का प्रयास किया कि वे यहाँ पर प्राइवेट पर्सन नहीं हैं, सेबी की चीफ हैं, सेबी की सदस्य हैं और उसी दौरान प्रूडेंशियल से और बैंक से सैलरी ले रही हैं और यह सैलरी करोड़ों रुपए में है और सैलरी काफी बड़ी मात्रा में हर साल इनकी बढ़ती चली जा रही है। 2021-22 में आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिलनी बंद हो जाती है लेकिन प्रूडेंशियल से जारी रहती है और आईसीआईसीआई बैंक इस पर टीडीएस भी जमा करता है। अब अगर टीडीएस जमा कराया गया है तो इसकी जानकारी 1 सेकंड में मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये इस दौरान आईसीआईसीआई से 16 करोड़ 80 लाख 22,143 रुपए ले चुकी हैं। तनख्वाह सेबी की आप पूछेंगे इस दौरान कितनी हुई, तो 3 करोड़ 30 लाख 28,246। अब तनख्वाह ले रही हैं, वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस, इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में हैं। सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? ये चेस बोर्ड के खिलाड़ी कौन है, शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? कौन है जो उनको ये भी डर नहीं है कि इतने कैमरा हैं, इतने खुलासे हैं, ये कभी भी खुलासे हो सकते हैं। आपका नया इंडिया है तो ये भी नई कांग्रेस है, बहुत खुलासे करती है और डरती नहीं है ये पार्टी किसी से। फिर भी बेशर्मी से ये हो क्या रहा था कि आप ही आईसीआईसीआई के केसेस पर जजमेंट देते हैं, आप आईसीआईसीआई से सैलरी लेते हैं। हमारे सवाल तो बनते ही हैं और सवाल सिर्फ सेबी से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ सेबी की चेयरपर्सन से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ आईसीआईसीआई से नहीं होंगे, सवाल प्रधानमंत्री से होंगे, ये साहब से होंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आखिर इतने आरोप सामने आए, तथ्य सामने आए, सरकार सेबी चीफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर बैंक ने सैलरी दी है, सेबी चीफ रहते हुए या सदस्य रहते हुए उन्होंने सैलरी ली है, तो इसकी जानकारी एक दिन से भी कम समय में ली जा सकती है और सेबी चीफ से इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। इतने आरोपों से घिरे होने के बाद भी मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए और सेबी की चीफ माधवी बुच भी 28 से 30 अगस्त के बीच मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि थे, तो सेबी की चीफ को की नोट स्पीकर बनाया गया। माधवी बुच ही मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित की गई थी। कार्यक्रम का की नोट एड्रेस यानी मूल संबोधन माधवी बुच का था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी वक्ता थे। देवेंद्र फडणवीस भी इसमें वक्ता थे।
पवन खेड़ा ने कहा कि सेबी की निदेशक की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति लेटरल एंट्री से की गई, हमेशा याद रखिएगा। तो सवाल है कि इनकी नियुक्ति से पहले किस तरह की जांच हुई, किस तरह की जांच हुई भी या नहीं। हितों के इस भयंकर टकराव को नजरअंदाज कैसे किया गया, अगर किया गया तो क्यों किया गया, और अगर नहीं पता चला कि इन्होंने यह सब किया है तो क्या यह नियुक्ति करने की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाता है। कांग्रेस ने सेबी से पूछा, क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनसे सेबी के निदेशक या अन्य सदस्य या उनके नजदीकी संबंधी भी फायदा उठा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को यह जानकारी थी कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वह एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर बैठी हैं। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को ये दो महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये दो सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने, भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है, उस पर हमने कई बार चर्चा की है। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, अडानी की कहानी पर, उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इससे ऊपर, इससे कहीं हटकर, इससे कहीं भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस ने कहा कि सेबी चीफ को लेकर अभी और पर्दाफाश प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन पार्टी से भी चीफ को मौका देना चाहिए, प्रधानमंत्री और सरकार को मौका देना चाहिए कि वे अपना पक्ष रखें। पवन खेड़ा सेबी चीफ के अलावा अन्य सदस्यों की तरफ भी इशारा करते चले गए। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई तब रविवार के दिन सेबी की चीफ ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कभी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सवालों के जवाब नहीं दिए। तब उन्होंने कहा था यह खुलासे रविवार को किए गए ताकि सोमवार को बाजार प्रभावित हो। उस दिन सोमवार को बाजार प्रभावित नहीं हुआ और हालत देखिए, उसे ही प्रमाण पत्र मान लिया गया। जांच की तरह देखा गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बाजार में गिरावट नहीं आई, इसलिए रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी। आरोपों को भुलाने की कोशिश की गई। इस तरह से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सोमवार के दिन हुई है। क्या सेबी की चीफ जवाब देंगी? सेबी की चीफ पर इतने सवाल उठ रहे हैं और जांच तक नहीं हो रही है। क्या सरकार का कोई भी अफसर सचिव के पद पर रहते हुए 3-4 बैंकों से सैलरी और शेयर ले सकता है? अगर सभी को यह छूट नहीं है तो ऐसी छूट सेबी की चीफ को क्यों मिली और इन आरोपों का जांच क्यों नहीं होती है? आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी घर से ले गई, दिल्ली वक्फ बोर्ड के केस में गिरफ्तार कर। आज ही दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी विजय नायर को जमानत मिल गई। दिल्ली का हाल अजीब है, एक जमानत पर बाहर आता है, दूसरा किसी और मामले में जेल चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया
6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। ईडी कैसे काम करती है इसका एक नमूना आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह की जमानत के मामले में ईडी की जांच को लेकर क्या क्या कहा है, सबूतों के बारे में क्या क्या कहा है और हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले के बारे में क्या क्या कहा है, उसके बारे में हमने आपको कई रिपोर्ट के जरिए बताया है। लेकिन आज का मामला कुछ अलग। पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप हंसेंगे नहीं। पटियाला कोर्ट में एडिशनल सेशन जज के सामने एक मामला आया। ईडी का एक पुराना अफसर सुनील अग्रवाल को गवाह के तौर पर लाया गया, लेकिन अफसर बदल गया। अब नया अफसर आया तो वह सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार कर ले आया, जो पहले गवाह के तौर पर पेश किया गया था, अब आरोपी के तौर पर पेश कर दिया गया। इस पर अतिरिक्त सेशन जज धीरज मोर ने ईडी को फटकारते हुए कहा, इस मामले में स्पष्ट और चिंताजनक पहलू को नोट करने की जरूरत है। आईओ की ओर से मनमानी व्याख्या की निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी मनगढ़ंत व्याख्या करना एक संभावित निष्पक्ष जांच को एक व्यक्ति की यानी जांच अधिकारी की अनियंत्रित सनक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कि अनियंत्रित सनक और कल्पनाओं के हवाले छोड़ देगी। ऐसे तो ईडी काम करती है और देश का समय खराब किया जा रहा है, मगर ईडी की गिरफ्तारी से खबर बड़ी बन जाती है, हंगामा मच जाता है, दहशत फैल जाती है। सेबी की चीफ पर आप जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आर्टिकल लिख लीजिए, चुप्पी साध ली जाती है। यही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। सरकार के भीतर आरोप लगे तो मत देखो, मत सुनो। विपक्ष पर आरोप लगे तो इसके लिए कुछ भी करो, किसी को भी पकड़ो, किसी को भी गवाह बनाओ, किसी को भी आरोपी। सेबी की चीफ वाकई में चीफ की तरह पावरफुल प्रतीत हो रही हैं। जिन कंपनियों की जांच करती है उनसे तनख्वाह भी लेती हैं। रिक्यूज करना अलग होना या सफाई अब बहुत ज्यादा बिकने वाली नहीं लगती है। ये वाला काम हो सके तो आप अपने लिए भी खोज लीजिए कि 3-4 जगहों से तनख्वाह मिले। तमाशा बनाकर रख दिया गया है। सरल हिंदी में नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।